नमस्कार विद्यार्थियों, ओनली यूपीएससी पर मैं अमृत शुक्ल आपका स्वागत करता हूं। ये आपकी पीटी स्पेशल की क्लास है और ये आपकी 23 नंबर की क्लास है। इससे पहले हमने 22 क्लास कर लिए हैं, ठीक है। तो हमने 1857 का विद्रोह, उसका कारण, उसका परिणाम और सारी चीज़ें हमने समझ ली थी। आज से हम शुरू कर रहे हैं नागरिक एवं आदिवासी विद्रोह कौन कौन से हुए, उनको एक एक करके हम समझना शुरू करेंगे। तो जो सबसे पहला नागरिक एवं आदिवासी विद्रोह माना जाता है वो सन्यासी विद्रोह है, जो कि 1763 में प्रारंभ होता है और 1800 ईडी तक चलता है, ठीक है। तो ये सन्यासी विद्रोह जो है, इससे बहुत बार सवाल आए हैं परीक्षाओं में, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसका शुरुआत जो है वो बंगाल में होता है, यानी कि सन्यासी विद्रोह कहाँ पर होता है? बंगाल में होता है, ठीक है। अब इसके बारे में जो और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देखिए इससे कोई बहुत गंभीर सवाल आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, क्योंकि इस विद्रोह के बारे में जानकारी बहुत कम मिलती है। एक उपन्यास है, उसी से ज़्यादा जानकारी इसकी मिलती है। लेकिन कम से कम अगर वन लाइनर में कभी आपसे पूछ लिया जाए स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी कोई एक स्टेटमेंट में पूछ ले, तो कम से कम आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो बेदखल किसान, राजा एवं नवाबों की विघटित फौज के सिपाहियों ने जमींदारों एवं धार्मिक नेताओं के नेतृत्व में सन्यासी विद्रोह की शुरुआत की। तो सन्यासी विद्रोह की शुरुआत किसने की? जो हिंदू सनातन संस्कृति के साधु और संत थे, उन्होंने क्या किया? नेतृत्व प्रदान किया। और उनके साथ विद्रोह करने वाले कौन थे? बेदखल किसान, यानी कि वो किसान जो अपनी भूमि पर खेती करने से बेदखल कर दिए गए थे जो है जमींदारों के द्वारा। राजा एवं नवाबों की जो विघटित फौज थी, क्योंकि अंग्रेजों का लगातार वर्चस्व बढ़ रहा था, तो फौजें विघटित की जा रही थी, तो वो बेरोजगार हो गए थे, उनको कोई काम नहीं मिल रहा था। तो उन सब ने मिल करके साधुओं के, सन्यासियों के नेतृत्व में एक आंदोलन का शुरुआत किया, एक विद्रोह का शुरुआत किया, जिसको सन्यासी विद्रोह कहते हैं, ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक जो है लेखक हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है आनंद मठ। आपने हो सकता है इसको पढ़ा हो, और अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ना चाहिए। साहित्य के विद्यार्थियों को जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आनंद मठ जो उपन्यास है वो इसी विद्रोह पर आधारित है, यानी कि आनंद मठ में इसी विद्रोह की कहानी क्या है? लिखी हुई है। इसी विद्रोह की कहानी पर ही आधारित है आपका आनंद मठ। आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसके रचयिता हैं, ठीक है। अब वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पर चूंकि विद्रोह शुरू होता है, और वारेन हेस्टिंग जो है वो 1785 के आसपास तक जो है इंडिया में रहता है, और ये जो आंदोलन है ये 1800 ईस्वी तक क्या है? चलता है। 1800 ईस्वी तक ये चलता है, ठीक है। तो इस विद्रोह को दबाने में जो मुख्य भूमिका निभाई वो वारेन हेस्टिंग्स ने निभाई। हालांकि ये 1785 तक ही इंडिया में थे गवर्नर जनरल के रूप में, लेकिन और ये विद्रोह जो है सन्यासी विद्रोह, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1800 ईडी तक चलता है, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स इसको दबाने में काफ़ी हद तक जो है सफल हुए, और उनके टाइम पर ही विद्रोह जो है ये खत्म हो गया था। छिटपुट तरीके से 1800 ईडी तक चला गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला विद्रोह जो है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह ये बंगाल और बिहार में होता है। कहाँ पर? बंगाल और बिहार में होता है। कब होता है? 1772 ईस्वी से लेकर के 1776 एडी तक, यानी कि 4 साल तक चलता है, ठीक है। प्रमुख नेता इसके थे जगन्नाथ, ठीक है। 1795 में यह विद्रोह फिर भड़का और 1816 एडी तक चला, ठीक है। इसका जो पहला फेज है वो 1772 एडी से 1776 एडी तक है, और 1795 से 1816 तक इसका दूसरा फेज चलता है, ठीक है। स्थान है बंगाल एवं बिहार का। जो टाइम पीरियड है वो आपने देख लिया। इसके प्रमुख नेता हैं जगन्नाथ। देखिए, इससे कोई बहुत कठोर सवाल आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे, क्योंकि ये कोई कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है, फैक्ट है, लेकिन जानना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको मेंशन कर दिया। अब आगे देखते हैं बेलूथम्पी विद्रोह। बेलूथम्पी विद्रोह जो है 1805 एडी में एक विद्रोह था। त्रावणकोर एक जगह थी, आपको मैंने पढ़ाया है, आप जानते होंगे।
त्रावणकोर के दीवान बेलूथम्पी, यानी कि जो बेलूथम्पी और त्रावणकोर के दीवान थे, ने अंग्रेजों के द्वारा दीवान की गद्दी छीन लेने एवं सहायक संधि द्वारा त्रावणकोर राज्य पर भारी वित्तीय बोझ डाल देने के कारण विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो जो त्रावणकोर के दीवान थे जिनका नाम था बेलूथम्पी, जब सहायक संधि की जो नीति थी उसके तहत जब त्रावणकोर की गद्दी छीनी गई और उन पर भारी वित्तीय बोझ डाल दिए गए, प्रशासन जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चलाने लगी, तो उसके खिलाफ जो है बेलूथम्पी ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो ये था जो है बेलूथम्पी विद्रोह। तो आपने ये समझा कि बेलूथम्पी विद्रोह क्या है, चुआर विद्रोह क्या है, और उसके बाद में आपने ये समझा कि सन्यासी विद्रोह क्या है। ये सारी चीज़ें आपने समझ ली। ठीक है, आज हम ये 3 विद्रोह ही आपको पढ़ाएंगे, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको और बताना चाहता हूँ आज। देखिए, अभी समय जो है परीक्षा को लेकर के वो आपका परीक्षा जो है 4 अक्टूबर को है। ठीक है, आज अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 23 जुलाई है। ठीक है, 23 जुलाई को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, 23 जुलाई को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब जो परीक्षा को लेकर के कुछ संशय है कुछ विद्यार्थियों के मन में, उसको मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि आप देख रहे हैं जो पैंडेमिक की स्थिति है, ठीक है, जो महामारी की स्थिति है पूरी दुनिया में, उसको लेकर के कई बच्चों के मन में सवाल है कि क्या परीक्षा होगी या नहीं होगी। इसको लेकर के सवाल जो है उनके मन में बना हुआ है। और अगर परीक्षा होगी तो क्या घर पर बैठ करके जो तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से, क्या इतनी तैयारी से परीक्षा देना उचित है या नहीं है, इस पर हम थोड़ा बात करेंगे। क्योंकि यूपीएससी में होता क्या है कि हर जो है जनरल कैटेगरी के लिए मात्र 6 अटेम्प्ट हैं, इसी प्रकार ओबीसी के लिए थोड़ा ज़्यादा है और एससी के लिए उससे भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन सबकी सीमाएं निर्धारित हैं। तो इसलिए अटेम्प्ट को यूपीएससी में ख़राब कर देना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं होता है। तो जब आपकी तैयारी पूरी हो तभी आप परीक्षा देने जाएं, और जब तक तैयारी आपकी पूरी ना हो तब तक आप परीक्षा से बचें। ये भी एक ज़रूरी चीज़ होता है, क्योंकि आप परीक्षा में जाएंगे और डिमोरलाइज हो जाएंगे तो आप दोबारा से यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाएंगे। ऐसा होता है, कई बार बहुत सारे एस्पायरेंट के साथ ये हो चुका है। तो सबसे पहली बात यह है कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, इसको लेकर के भी संशय है, तो उस पर थोड़ी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, तो परीक्षा 4 अक्टूबर को होनी है। तो यूपीएससी ने अगर डेट को बढ़ाया है और उसको जो है अक्टूबर पहुंचाया, तो उसको कहीं ना कहीं एक उम्मीद लग रही है कि अगर सारी स्थितियां ठीक रहीं तो अक्टूबर में परीक्षा हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से 40 से 45 हज़ार केस जो है रोज आ रहे हैं इंडिया में, इसको देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा है कि 4 अक्टूबर को भी परीक्षा हो पाएगी। दूसरा बात, कहीं ना कहीं सरकार एक संकेत देने की कोशिश कर रही है कि अगर थोड़ी बहुत स्थिति खराब रही तो भी हम परीक्षा करवा लेंगे। तो अभी ये मानकर बैठ जाना कि परीक्षा नहीं ही होगी, यह भी सही नहीं है, और परीक्षा हो ही जाएगी, इस बात में भी संदेह है। अब अगर प्रतिशतता की बात करें, जो मेरी व्यक्तिगत समझ है, मुझे इस बात की उम्मीद जो है 40% है कि परीक्षा होगी, और 60% इस बात की उम्मीद है कि परीक्षा अक्टूबर में नहीं हो पाएगी। और इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि ये परीक्षा टल करके 2021 में चली जाए, क्योंकि अगर अक्टूबर में परीक्षा टली और स्थिति अच्छी नहीं हुई तो फिर दिसंबर तक परीक्षा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये हो गया। अब चूंकि 40% उम्मीद है कि परीक्षा हो सकती है, मान लीजिए कोई वैक्सीन आ जाए या कोई जो है स्थिति ठीक होने लगे और लोग परीक्षा हाल तक पहुंच पाएँ, तो 40% जो उम्मीद है उसमें क्या करना चाहिए। तो पहली बात, संसाधन सबके पास सीमित है, क्योंकि जब आप घर में होते हैं तो संसाधन बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्थाएं आपको मिल रही हैं। आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट से जो है किताबें भी मंगवा सकते हैं, क्योंकि डिलीवरी हो रही है। जो दूर दराज गाँव में हमारे व्यूअर्स हैं जिनके पास नहीं पहुंच रही, उनके लिए यह भी एक समस्या है। लेकिन अगर उनके पास कंटेंट कुछ पहले से उपलब्ध है तो आप उसका फ़ायदा उठाएं, और बाकी ऑनलाइन तो आपको पढ़ाया ही जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि पूरा जो है कोर्स अक्टूबर तक जो है कवर कर लूं। हालांकि उसमें जो है मुश्किलात आ सकती हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से जो रिकॉर्डिंग होती है, आने जाने में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो इसीलिए काम उतना तीव्रता से नहीं हो पा रहा है। नहीं तो मैं
सितंबर में ही मैंने सोचा था कि मैं पूरा कोर्स कवर कर लूँगा, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपको छोटी क्लासेस मिल रही हैं, कम क्लासेस मिल रही हैं, तो ये बस वही महामारी की वजह से है, क्योंकि काम में बहुत ज़्यादा बाधा पड़ जाता है उसकी वजह से, और क्लासेस आप तक नहीं पहुँच पाती हैं। लेकिन पूरी कोशिश रहेगी हम लोगों की कि आपका जो पूरा सिलेबस है वो हम अक्टूबर में कवर कर लें, यानी कि 4 अक्टूबर से पहले, और कम से कम इतना ज़रूर पढ़ा दें आपको जिससे प्रारंभिक परीक्षा में आप जाएं तो आपको ये न लगे कि सारे क्वेश्चन सर के ऊपर से निकल रहे हैं। ठीक है, बाकी पढ़ने के लिए आपको मैं कुछ किताबें सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आप चाहें तो उनको मंगवा के और घर पर भी पढ़ाई करते रहें। तो संविधान को पढ़ने के लिए, यानी कि पॉलिटी को पढ़ने के लिए आप यम लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री के लिए अगर आपके पास कोई बुक अभी उपलब्ध नहीं है और एनसीईआरटी आप रखें तो उसी से रिवीजन कर सकते हैं। जियोग्राफी के लिए भी आपको एनसीईआरटी पर ही जो है फोकस करना पड़ेगा, एनसीईआरटी से अच्छी कोई किताब नहीं है। ठीक है, बाकी आपके पास एक एटलस होना चाहिए, आपको रोज मैप देखना चाहिए क्योंकि यूपीएससी उससे भी सवाल पूछती है। रही बात इकोनॉमिक्स की और करंट अफेयर्स की और थोड़ा बहुत साइंस वगैरह की, तो इनसे भी सवाल आते हैं परीक्षाओं में, हालांकि साइंस टेक से कम आते हैं, इकोनॉमिक्स में सवाल आते हैं। तो उसके लिए या तो आपको अपडेटेड नोट कहीं से मिले, क्योंकि यूपीएससी का जो सवाल होता है वो स्टैटिक नहीं होता है, आपको इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ के उसको हल नहीं कर पाएंगे। जो बात है एकदम साफ मैं बता रहा हूँ। यहाँ आपको पढ़ाया जरूर जाएगा, तो जब पढ़ाया जाएगा तब या तो आप इसको यहीं से पढ़ लीजिएगा, और अगर आप उससे पहले पढ़ना चाहते हैं तो आप स्टैटिक बुक पढ़ सकते हैं जो है कॉमन समझ के लिए, लेकिन यूपीएससी के सवाल उससे आपके हल नहीं होंगे। बाकी करंट अफेयर्स के लिए आपके यहाँ अगर उपलब्ध हो अमेजन और फ्लिपकार्ट का डिलीवरी तो आप जो है कोई पत्रिका मंगा करके पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप हमारे क्लास के साथ जुड़े रहिए और कुछ अपने तरीके से भी पढ़ाई करते रहिए। आज क्लास में मैंने कम पढ़ाया क्योंकि ये थोड़ी सी बात आपको करनी थी, ठीक है, आपसे करनी थी, आपको बताना था। तो 40% उम्मीद है परीक्षा होने की, और हो भी सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर स्थितियां ठीक होने लगी और स्टूडेंट वहां तक पहुंच सकते हैं परीक्षा हाल तक, तो क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अगर किसी भी क्षेत्र में भारत के कोरोना की वजह से अगर लॉकडाउन रहता है तो निश्चित तौर पर परीक्षा यूपीएससी को टालनी पड़ेगी, क्योंकि हर कैंडिडेट का अधिकार है परीक्षा देने का। तो इसीलिए मैं 60% मान के चल रहा हूँ कि परीक्षा टलेगी, लेकिन 40% इस बात की उम्मीद है कि परीक्षा होगी। अतः आप पढ़ाई अपना जारी रखें और लगातार ओनली यूपीएससी के साथ बने रहें। जो हमारी वेबसाइट है onlyupsc.in, वहाँ पर भी आप जाइए, आपको वहाँ बहुत सारे जो है कंटेंट पढ़ने वाले मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।